हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो आज है 16 ऑफ फेब 2021। इसके साथ ही हम गिरिराज का न्यूज़पेपर जो 6 मई 2020 को इसके साथ ही डिस्कस कर लेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा सब इंस्पेक्टर का बैच वो भी चला हुआ है साथ में, तो आप इसमें भी इनरोल हो सकते हैं जो सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको इस एप्लीकेशन में टीचमेंट ऐप में यहाँ पर लाइव लेक्चर्स में प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं अभी तक वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, और जो टेस्ट हुए हैं अभी तक इकोनॉमिक्स के 2 टेस्ट हुए हैं उनमें आप देख सकते हैं, और स्टडी मटेरियल में जितने भी अभी तक ऐसे राइटिंग हुई है या कुछ और स्टडी मटेरियल है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। जो भी कोई इसमें इंटरेस्टेड होगा वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले या व्हाट्सएप, जो भी आप करना चाहते हैं। और जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूरेनियम डिपॉजिट्स फाउंड एट 2 HP साइट्स। 2 हिमाचल की ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर हमें यूरेनियम के डिपॉजिट मिले हुए हैं। तो वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के लिए भी याद रखना है और प्री के लिए भी याद रखना है कि कहाँ पर हमें यूरेनियम डिपॉजिट मिले हैं हिमाचल प्रदेश में। तो एक है शिमला में और दूसरा है मंडी में, शिमला एंड मंडी। शिमला के काशा में और मंडी के तिलेली में, ये 2 जगह है जहाँ पर यूरेनियम के डिपॉजिट मिले हुए हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, चलो आपके लिए क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किस ईयर में बना, ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यहाँ 2 जगह पर मिले हैं। काशा में मिले हैं 200 टन्स ऑफ ट्राई यूरेनियम ऑक्टोक्साइड। ट्राई यूरेनियम ऑक्टोक्साइड क्या होता है? इट्स अ कंपाउंड ऑफ यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम इससे ही मिलता है, विच इज़ इनफ टू प्रोड्यूस 170 टन्स ऑफ यूरेनियम। 200 टन मिले हैं, लेकिन इसमें से जो यूरेनियम है वो कितना निकलेगा? 170 टन। और तिलेली जो मंडी में है, यहाँ से मिला है 220 टन ऑफ ट्राई यूरेनियम ऑक्टोक्साइड। इसमें से 186 टन ऑफ यूरेनियम निकल सकता है। द लार्जेस्ट डिपॉजिट, जो लार्जेस्ट डिपॉजिट है वो कहाँ है हिमाचल में? लार्जेस्ट डिपॉजिट इन हिमाचल प्रदेश वो है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ऊना में भी कहाँ आपको याद रखना है? राजपुर, राजपुरा इन ऊना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर। और वो कितना है? 364 टन्स ऑफ ट्राई यूरेनियम ऑक्टोक्साइड। ये यहाँ से आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस हिसाब से हमारी जो पोजीशन है पूरे इंडिया में, दैट इज 10th पोजीशन इन 11 स्टेट्स, ठीक है। 10वीं पोजीशन है जहाँ पर हमें यूरेनियम डिपॉजिट हैं जो ज़्यादा मिलते हैं। और सबसे पहले अगर 10th पोजीशन है तो फर्स्ट भी होगा कोई। फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश एंड सेकंड इज झारखंड एंड मेघालय ऑक्यूपाई दी टॉप 3 पोजीशंस। एग्जाम से ये रखना है याद आपने कि यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं? सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश एंड झारखंड, और उसके बाद आपका मेघालय। और हिमाचल कितने नंबर पे आता है? 10वें नंबर पर। अभी जो 2 मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? मंडी के काशा में, सॉरी शिमला के काशा में और मंडी के तिलेली में 2 मिले। और इतना भी याद रखें, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रख सकते हैं कि कितने मिले हैं और कितना वहाँ से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो मैं आपको इसकी पोजीशन दिखा देता हूँ कि ये है कहाँ पर। मैं यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा काशा, इस वाली लोकेशन में शिमला, रामपुर रोडू, उसके साथ में ही बीच में कहाँ है? ये काशा है। यहाँ पर 200 टन्स ऑफ ट्राई यूरेनियम ऑक्टोक्साइड मिले हैं, और उसमें से कितना यूरेनियम हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? 170 टन। तो ये आपने लोकेशन भी आपने याद रखनी है इसके साथ, ठीक है। ये है काशा। वैसे न्यूज़पेपर में काशा कांडी लिखा है तो आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। काशा कालाड़ी लिखा हुआ है, काशा कांडी है ये। इसकी लोकेशन यहाँ पर है। यहाँ पर हमें क्या मिले हैं? यूरेनियम डिपॉजिट मिले हुए हैं। इसके साथ ही दूसरा जो है वो है मंडी तिलेली में, और ये है मंडी का तिलेली, जहाँ पर कि ट्राई यूरेनियम के ऑक्साइड जो मिले हैं वो कितने मिले हैं? 220 टन। और उससे कितना यूरेनियम? 186 टन, ठीक है। और यहाँ पर सुंदरनगर। तो इस पोजीशन को आप याद रखें कि कहाँ पर है मैप में ये, ताकि आपको जब आप मेंस में या प्री में देखें कि आपको पोजीशन देखने को आए या कहीं भी लोकेशन, तो आपको ये याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज जस्टिस सावंत राइट वॉज ऑन गुजरात राइट प्रो पैनल, ठीक है। गुजरात में जो राइट्स हुए थे, जो हिंसा हुई थी, उसमें ये उस पैनल में ये भी थे। तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि
जो सावंत है, पीवी सावंत जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, वो किस चीज़ से रिलेटेड हैं? तो वो चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट के, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, इतना आप याद रख सकते हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट ओकेज डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन फॉर 138 बिग प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। जितने भी हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट्स हैं 138 जो अभी तक रुके हुए थे, तो ये क्यों रुके हुए थे? सुप्रीम कोर्ट की वहाँ से परमिशन ले रहे थे कि ये फॉरेस्ट लैंड को हम कन्वर्ट कर दें या ना करें। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इजाज़त दे दी है कि आप उसको फॉरेस्ट क्लियरेंस की जो उन्होंने परमिशन दे दी है, उसमें से जो 138 प्रोजेक्ट है वो जो अभी तक रुके हुए थे वो अब शुरू होने हो जाएंगे। और 3 जज ग्रीन बेंच हेडेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे, ये भी आपको याद रखना है साथ में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, गेव द ग्रीन सिग्नल ऑफ कितने के लिए? 289 अदर प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग डाइवर्जन ऑफ 122 हेक्टेयर। ये जो न्यूज़ है ये अमर उजाला के न्यूज़पेपर में भी आई हुई है, तो आप मेंस के लिए याद रख सकते हैं, बाकी प्री के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। जो ये प्रोजेक्ट है इसमें ये आपने याद रखना है कि जो NH 503 है वो कहाँ से कहाँ तक है? साउथ एंड कीरतपुर, नॉर्थ एंड मैक्लोडगंज इन धर्मशाला, हिमाचल। और ये भी इस प्रोजेक्ट के अंदर आता है, ये भी रुका हुआ था, तो ये इसका काम भी शुरू होगा। नेक्स्ट इज अनएजुकेटेड डू बेटर देन ग्रेड्स इन रूरल पूल। जितने भी अनएजुकेटेड हैं, इनने जो भी हाल ही में पंचायत इलेक्शंस हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने अनएजुकेटेड जितने भी थे वो सबसे ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा जीत हासिल की है उन्होंने। उसके बाद मैट्रिक, उसके बाद लेस देन मैट्रिक एंड मैट्रिक, क्लास 12, ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट। सबसे कम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो जितने भी अनएजुकेटेड हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा इलेक्शन जीते हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ये हिमाचल प्रदेश का एक सिनेरियो दिखा सकता है कि किस तरह से जो अनएजुकेटेड है वो इलेक्शन जीते हैं। अब देखिए इसको हम यहाँ की जो प्रोग्रेस है उससे जोड़ सकते हैं, डेवलपमेंट से जोड़ सकते हैं। जब 32.2% वो यहाँ के अनएजुकेटेड ही पंचायती राज में इलेक्शन जीत रहे हैं, और सबसे कम जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं वो सबसे कम इलेक्शन जीत रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये अगर डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आ गया हिमाचल प्रदेश की, तो ये पंचायती राज इलेक्शन पे आप लिख सकते हैं, या पंचायती राज पे क्वेश्चन आ गया लिखने के लिए कि पंचायती राज सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हैं कि जो अनएजुकेटेड है उनका जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है पंचायती राज में, और जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है उनका सबसे कम है। ये आप लिख सकते हैं वहाँ पर मेंस में। कल्चरल आइटम्स मार्क स्पीति स्नो फेस्टिवल। इसके बारे में मैंने स्नो फेस्टिवल के बारे में पहले भी मैंने बता दिया था। आज एक यहाँ पर चीज़ और थी, तो वुमेन प्रेजेंटेड ताशी डांस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ताशी डांस वो कहाँ पर होता है? ताशी डांस लाहौल एंड स्पीति में। किसने किया है? वुमेन्स। और जो मैन थे उन्होंने कौन सा डांस किया? गाहर, GAHAR। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ताशी डांस कहाँ पर होता है और किसके द्वारा किया जाता है, और गाहर डांस कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर होता है? लाहौल एंड स्पीति में। क्या चला है यहाँ पर? स्नो फेस्टिवल। इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया, अगर किसी को नहीं पता है तो वो पिछले वाली वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपने प्री पर्सपेक्टिव से याद रखना है। नेक्स्ट इज इलीगल माइनिंग गोज ऑन अनअबेटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, या मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा। इलीगल माइनिंग इज रैम्पेट इन द रिवर बेड्स ऑफ ब्यास, सुकेती, कंसा, जो भी है ये यहाँ पर इलीगल माइनिंग चली हुई है। और पिछले कल मैंने ब्यास रिवर के बारे में बताया था, ब्यास रिवर के साथ साथ वहाँ पर इलीगल माइनिंग चली हुई है, और कुछ एक्ट्स मैंने वहाँ पर बताए थे इलीगल माइनिंग से रिलेटेड कि क्या क्या प्रिवेंशन है हिमाचल प्रदेश में इसके लिए, इलीगल माइनिंग के लिए, तो वो आप पिछली वीडियो से देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज बजट अ लेग डाउन ऑन द एजुकेशन फ्रंट। जो हमारा बजट आया है इस साल का, जो एजुकेशन फ्रंट पे है, इसका बहुत कम रोल है, बहुत कम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो पैसा है इसमें बहुत कम है। द यूनियन बजट 2021 हैज़ कम अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। ये कह रहे हैं ऑथर इस आर्टिकल के कि एक तो पेंडेमिक थी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लाई गई लास्ट ईयर में, तो उसमें ये कहा गया था कि 6% ऑफ GDP जो हमारा जाएगा वो किस में जाएगा? एजुकेशन सेक्टर में। लेकिन
इसमें इतना नहीं है, इसमें आई थिंक 5% है इसमें जो कहा गया है इस आर्टिकल में, और इसमें लड़कियों पर कम फोकस दिया गया है। अगर हम लड़कियों की बात करें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस वाले में, द डिमांड्स टू इग्नोर्ड एंड कंट्रेरी टू ऑल द एक्सपेक्टेशंस एज द बजट हैज प्रोवाइडेड जस्ट ₹1 करोड़, 1 करोड़ फॉर द गर्ल स्टूडेंट अंडर द नेशनल, किसकी स्कीम के अंदर, नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। इसके लिए 1 करोड़ दिया गया है इस बारी में, लेकिन प्रीवियस बजट में 2020-21 के बजट में द इनिशियल एलोकेशन फॉर द सेम वाज 110 करोड़। अब देखिए 110 करोड़ पहले था और अभी कितना है, 1 करोड़। ठीक है, ये बताना चाहते हैं कि इस पे क्या है, हाँ, गर्ल्स जो एजुकेशन है वहाँ पर इसका फोकस नहीं दिया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि इस दौरान जब लॉकडाउन था तब लड़कियों से ज़्यादा काम करवाया गया है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, लेकिन जो डोमेस्टिक वर्क है वो ज़्यादा करवाया गया था। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, ओनली 26% ऑफ गर्ल्स वर एबल टू गेट अ स्मार्टफोन फॉर स्टडीज एज कम्पेयर टू 37% ऑफ द बॉयज हु क्लियरली गॉट अ प्रायोरिटी फ्रॉम देयर फैमिलीज व्हेन इट कम टू असेसिंग मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट फैसिलिटीज़। 26% थी जो लड़कियां थी जिनको की मोबाइल फैसिलिटी दी गई, इसके मुकाबले 37%। क्यों? लॉकडाउन था, उस दौरान ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। और उसके बाद है कि कितने परसेंट यहाँ लड़कियों से काम करवाया गया था। स्टडीज शो दैट 71% ऑफ द गर्ल्स disclose that they had been at home since the COVID outbreak and were expected to do domestic works. डोमेस्टिक वर्क करना का पड़ रहा था उनको, एज कम्पेयर टू द गर्ल्स ओनली 38%। अगर गर्ल्स की बात करें हम तो 71% जो लड़कियां इस लॉकडाउन में डोमेस्टिक काम कर रही थी और ऑनलाइन क्लासेस उनकी मिस हो रही थी। इसके अलावा हम कंपैरिजन करें तो लड़कों से तो 36% था। तो ये इस आर्टिकल में कहा गया है कि हमें एक तो फोकस लड़कियों पर नहीं था, और जो बजट एलोकेशन है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बहुत कम है। तो इस हिसाब से ये फोकस कैसे होगा, ठीक है, ये इस आर्टिकल में कहा गया है। नेक्स्ट इस ये 6 मई 2020 का गिरिराज न्यूज़पेपर से है। अब इसके हिसाब से हम मई, जून, जुलाई साथ साथ में पहुंचते जाएंगे। जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। शुद्ध और साफ जल की यहाँ पर बात की गई है, हिमाचल प्रदेश में भी किस तरह से ये हो रहा है। बाद में हम रिसोर्सेज में बात करेंगे कि जो वाटर रिसोर्सेज है वो कहाँ कहाँ पर एलोकेशन है, ऐसे तरीके से कुछ। तो इस आर्टिकल में जो बताया गया है 2025 तक विश्व की लगभग आधी जनसंख्या जल संकट की पीड़ा से जूझ रही होगी। ये आप जब आपको क्वेश्चन आएगा वाटर क्राइसिस पर लिखने के लिए, एक एक लाइनें ऐसी इंपॉर्टेंट होती है जो आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप ये लाइन वहां पर लिखते हैं कि 2025 तक विश्व की लगभग आधी जनसंख्या जल संकट की पीड़ा से जूझ रही होगी, तो वो बहुत आई कैचिंग होगा। लेकिन हिमाचल में देखिए, प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को रावी, व्यास 5 नदियां हैं आदि से भरपूर रखा हुआ है, और यहाँ पर ग्लेशियर बहुत सारे हैं। परंतु वो क्या रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, शहरीकरण हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, बाहर से जो पर्यटन है वो बढ़ रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उसके कारण यहाँ पर भी जल की समस्या है वो बहुत बढ़ रही है। पिछले 1-2 सालों के में देखेंगे आप, जब शिमला में क्राइसिस आए थे, शिमला में वाटर क्राइसिस आए थे 1-2 साल पहले, तो वो भी बहुत फेमस थे, पूरी हिमाचल में फेमस, पूरे इंडिया में फेमस हो गए थे वो। एक समाचार रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की 9,524 प्राकृतिक जल पूर्ति योजनाओं में से कितनी बच गई हैं? अब 1000 जो है 1022 योजनाएं सूख गई हैं और बाकी जितनी थोड़ी बच गई हैं। अब हो भी रहा होगा, जैसे आप देखते हैं अपने गांव के आसपास, वहां पर भी जितना पुराने रिसोर्सेज थे वो अब सूख रहे हैं धीरे धीरे, पानी कम होता जा रहा है। वो किस वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। बारिश टाइम पर हो नहीं रही है, बर्फ नहीं पड़ रही है। अभी भी आप देखेंगे कि पूरा जनवरी, जहाँ पर शिमला में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती थी, इस दौरान हुई नहीं यहाँ पर, और एक बारी हुई है अभी तक। तो इस प्रकार हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज होता जा रहा है। जल स्रोतों का प्रदूषण हो रहा है। जो प्राकृतिक स्रोत हैं इसका कैसे हो रहा है? जिनमें मृदा अपरदन, भूस्खलन, ज्वालामुखी उद्गार और एवं जीव जंतु का विघटन प्रमुख है। और मानवीय कैसे कर रहे हैं इसको? पोल्यूट कैसे कर रहे हैं? नगरीकरण, औद्योगिकरण, कृषि व सामाजिक
स्रोत प्रमुख हैं। ठीक है, यहाँ से ये इस आर्टिकल में ये कहना चाह रहा है। अगर मैं इसमें बताऊँ, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ये सभी को पता है 3/4, इसलिए ही यहाँ को वाटर प्लेनेट कहा जाता है, नीला प्लेनेट भी कहा जाता है। ठीक है, ओनली अराउंड 2.7% इज अवेलेबल फॉर ह्यूमंस यूज, आउट ऑफ विच द मैक्सिमम इज कवर्ड अंडर द आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स, दस इनएसेसिबल। ठीक है, 2.7% ऐसा परसेंटेज वाटर है जिसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैक्सिमम जो है वो आइस शीट के अंदर है या ग्लेशियर्स के अंदर है। तो ये आपको याद रखना है। और वाटर डे कब होता है? 22 मार्च को। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और जल शक्ति मिनिस्ट्री एंड जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के बारे में मैंने करवा भी दिया है, हिमाचल में भी करवा दिया है कि 2024 तक ऑल हाउस होल्ड इन हिमाचल प्रदेश, उनको क्या करना है? पाइप्ड वाटर प्रोवाइड करवाना है। एंड द गोल टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड्स बाई 2024 अंडर द जल जीवन मिशन। ये कुछ स्टेप्स लिए गए हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, जो नए हैं वो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, या किसी के साथ ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।